हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ सुनील कुमार यादव और आज हम लोग इकोनॉमिक्स हम लोगों ने दो बहुत अच्छे बुक कंप्लीट कर चुके हैं। और कौन कौन सा? एक हम लोगों ने हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है और दूसरा हम लोगों ने सिविक्स भी कंप्लीट कर रखा है। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स का जो भी 10th का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो 2023 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है? डेवलपमेंट। क्या है? डेवलपमेंट चैप्टर का जो हमारा इकोनॉमिक्स का है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे, फिर असर्शन और रीजनिंग करेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो जो सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है, अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड होगा तो आप लोग इस नंबर पर कभी भी 24/7 आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्या है कि रीड द फॉलोइंग गिवन डेटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो लगभग सबका क्या है, बराबर है कि नहीं? मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी का ज़्यादा इनकम है, किसी का बहुत कम है और किसी का मीडियम है। तो ऐसा नहीं, मतलब लगभग बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। इक्विटेबल का मतलब इक्वल। तो यहाँ पर कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री सी है। तो हम लोग को दिख रहा है कि कंट्री बी में 600 है, इसमें 5000 है सिटीजन, दूसरे सिटीजन का। तीसरे सिटीजन का 600 है, मतलब बहुत ऊपर नीचे है कि नहीं? सी में भी बहुत ऊपर नीचे है और डी में भी बहुत ऊपर नीचे। लेकिन इक्विटेबल देखो यहाँ 10,000 और 11,000 के बीच में सबका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कंट्री ए में। तो क्या हो गया? कंट्री ए जो होगा वो बेस्ट आंसर होगा इसका। तो ठीक है, एक डाटा से क्वेश्चन आएगा ही, तो आप लोग यहाँ भी अच्छे तरीके से करके देखिएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन कि चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए और बी। इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए कि कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। तो लैंडलेस जो रूरल लेबरर है वो क्या होते हैं? फिर प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। फिर क्या? फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ए क्या होगा? 4 क्या होगा? अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, कि जिसका अपना फैमिली है, मतलब एक तरीके से लैंड है जिस पर वो काम करते हैं, जो वुमेन्स लोग होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, मतलब जो सेकंड का जो बी है, मतलब जो सेकंड है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम अ पंजाब, जो अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन, जो अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन है प्रॉस्पेरस फार्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनफ ग्राउंड वाटर रिजर्व अवेलेबल इन अ पंजाब एंड ऑफ वेस्टर्न यूपी। यहाँ पर वाटर अवेलेबल है तो इन लोगों को अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके वजह से क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर फटाफट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहा है? तो अ सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स विदाउट कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज, और फ्यूचर जनरेशन को नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स व्हाइल कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट जो जनरेशन है, अगर प्रेजेंट जनरेशन अपने तरीके से अगर अच्छे तरीके से वो यूज़ करे, और ताकि वो फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ बचा रह जाए, मतलब है कि नहीं, कि फ्यूचर को भी देखते हुए कि आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी वाटर वगैरह को या एनर्जी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? असर्शन और रीजनिंग। यह असर्शन बोला गया केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है, मतलब जो बच्चों का मरने का दर है, छोटे जो मतलब इन्फेंट बच्चों का, 1 साल के उम्र के कम के बच्चों का जो मरने का दर है वो लो है। दूसरा बोला केरला हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों आंसर, मतलब जो ए और बी, जो रीजन भी दिया गया वो भी सही है। क्यों? क्योंकि जो केरल में है वो उसका, केरल में जो या केरला में हेल्थ और जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से इनबिल्ट है। इसी वजह से वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी, जब एजुकेट होगा तो सही तरीके से प्रोटीन वगैरह लेंगी माएँ, उसके बाद सही तरीके से वो अपनी ख्याल भी रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, बिल्कुल सही है। मतलब क्या, एक तरीके से देखा जाए, पहले असर्शन देख लेते हैं कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है। पीपल वांट्स फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटीज एंड रिस्पेक्ट, क्या चाहते तो हैं, लेकिन क्या ये असर्शन की बदौलत जो रीजन है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों तो ट्रू है, लेकिन बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन जो रीजन आर जो दिया गया वो रीजन इसके हिसाब से नहीं है, डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं है। इक्वालिटी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट और फ्रीडम होगा तो डेवलपमेंट गोल डिफरेंट नहीं हो सकता है, इसका कोई तवज्जो नहीं है। इसका मतलब क्या कि जो असर्शन है और रीजनिंग है वो दोनों ट्रू तो है, लेकिन क्या है कि जो असर्शन के बदले जो रीजन दिया गया है वो सही नहीं है। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पड़ाव पर चलते हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का। एफिशिएंट मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट आर अ प्री रिक्विजिट्स फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्या बोला जा रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से अगर यूज़ किया जाए, मतलब अगर बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तो डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है, मतलब रोड्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है, तो हमारा क्या हो सकता है कि खास करके ट्रांसपोर्ट, तो हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो सकता है। तो एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरियस वेज की वजह से जो फास्ट डेवलपमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। दे नॉट ओनली हेल्प्स इन मूव द रॉ मटेरियल, कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट है ना, अब ट्रांसपोर्ट मान लो कि कोई गाड़ी है या ट्रक है, अब वो ट्रक सिर्फ रॉ मटेरियल पहुंचाने का काम नहीं करता है, लेकिन टू द फैक्ट्रीज, बट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड गुड। एक तो है क्या कि आप रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचा रहे हैं, है कि नहीं, फैक्ट्री तक पहुंचाया जा रहा है, किसके थ्रू? ट्रक के थ्रू। उसके बाद वही ट्रक क्या करता है? फिनिश्ड गुड भी पहुंचाता है, कहाँ पर? अदर स्टेट्स में। तो ये बहुत एक डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने का काम करता है, इसी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू फैसिलिटेट थ्रू द पाइपलाइन फ्रॉम द फैक्ट्री टू रिफाइनरी, और जो फैक्ट्री से रिफाइनरी की ओर ले जाता है, कि जहाँ फैक्ट्री है और फिर उसके बाद रिफाइनरी ले जाएगा क्रूड ऑयल, ताकि क्रूड ऑयल से, तो क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है। क्रूड ऑयल से अलग अलग तेल को रिफाइन करके निकाला जाता है, जैसे कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है कि नहीं। तो ये सब, ये ग्लिसरीन हो गया, तो ये सब सारी जो ऑयल होती हैं वो हम कहाँ से निकलती हैं? क्रूड ऑयल से निकलती हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, और इसकी वजह से क्या, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी तो जो लेबर होगा वो सही काम ढूंढ पाएगा अपने लिए। क्यों? मोबाइल होकर मतलब क्या कि वो यहाँ से वहाँ जाके मोबिलिटी कर सकता है, जाके देख सकता है कहीं भी, और वो किससे जाएगा भाई? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू, इसीलिए ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखो, यहीं से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो यहीं से पूछा जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम का जब देखोगे ना तो लगेगा कि हाँ सर आपने ठीक पढ़ाया था, नेचुरल, कोई हवाबाजी में आपने बात नहीं करी। मैं हवाबाजी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जो जेन्युइनली है, मैं अपना ईमानदारी से आप लोगों को वो क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन बट इट ऑल्सो हाइड अ डिस्पैरिटी। सपोर्ट द, क्या कि जो एवरेज इनकम अगर हम किसी का निकाल रहे हैं, है कि नहीं, एवरेज इनकम अगर कोई कंट्री का निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है कि जिसका लो इनकम है वो पता नहीं चल पाता है कि नहीं, एवरेजली इनकम पता चल पाता है। उसकी वजह से क्या हम लोग जो डिस्पैरिटी को हाइड कर रहे हैं रिच और पुअर के बीच में। तो एवरेज इनकम कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, जितना टोटल इनकम होता है हमारे देश का और टोटल जितना पॉपुलेशन होता है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एवरेज इनकम निकलता है एक कोई भी कंट्री का। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंट्री सिंस द टोटल इनकम हैज़ नेवर बीन इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल। देखो, ये कंपैरेटिव स्टडी निकालता है कि भाई कितना जो एवरेज इनकम है वो हमारे देश में बढ़ा या घटा है, क्योंकि अब सब लोगों का अलग अलग डिफाइन करके आप लोग उस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। बट इट कम्स विथ ओन लिमिटेशन, लेकिन इसका अपना कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ ड्रॉबैक होता है। वो क्या होता है? इट डज़ नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। इसमें जो भी नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस होता है उसका वो जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट जनरेटेबल नहीं है
मतलब जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बर्बाद हो चुका है उसका। ऑल्सो द एवरेज इनकम डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ट्रू पिक्चर नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि एवरेज सब लोगों का एवरेज बता रहा है ना, उसमें लो का नहीं बताया जा रहा है कि सबसे कम कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है, कितने लोगों का इतना है, मतलब पर कैपिटा इनकम इससे इतना कम है या ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा लिमिटेशन के दायरे में आ जाता है ये स्टेटमेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? टू एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेस और द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल। क्या बोला गया? डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोग्रेस है, एक इम्प्रूवमेंट है लाइफ स्टाइल का। अगर कोई डेवलप कर रहा है बंदा तो क्या है, कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। और उसका दो एस्पेक्ट बताया गया, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। क्योंकि डिफरेंट पीपल, अगर मान लो कि अंबानी है तो अंबानी का डिफरेंट गोल होगा, है कि नहीं, कि वो अपने अचीव कैसे कर सकता है। या फिर अगर अडानी है तो अडानी का डिफरेंट गोल हो सकता है। या फिर एक मान लो कि सुनील सर है, सुनील सर का डिफरेंट गोल है, आप लोगों का डिफरेंट गोल है, स्टूडेंट्स का डिफरेंट गोल्स है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि जो डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल होता है। सबसे पहला इसका एस्पेक्ट है। दूसरा क्या हो गया? What may be development for the one may not be development for the other. It may be even destructive for the other. हो सकता है कि किसी एक का जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे का डेवलपमेंट ना हो। तो बहुत बड़ी होता है भाई, ये बात है कि नहीं, कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है वो दूसरों को कैसे लगेगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, सजेस्ट एनी 3 वेज टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल इन इंडिया। कि 3 वेज बताइए जिसके थ्रू इम्प्रूव किया जा सके हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो पहला, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, शॉप शुड बी एस्टेब्लिश। पर पीडीएस के थ्रू जो लोगों को राशन वगैरह दिया जाता है, सेम उसी तरीके से जो राशन शॉप्स में है, दे मस्ट बी रेगुलेटेड प्रॉपरली सो दैट अ प्रॉब्लम्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द मैक्सिमम पॉपुलेशन इज रेक्टिफाइड। कि इसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, जिसके पास अनाज है या जिसके पास प्रॉपर मकान है, सारा चीज़ है, उसको भी वो फ़ायदा मिल रहा है। तो वो सब सारी चीज़ों को देख के चलना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मस्ट बी फंक्शन प्रॉपरली विच वुड हेल्प इन इरेडिकेट हंगर। कि वो भूख को मिटा सके लोगों के, और जो जेन्युइन जो हंग्री पीपल हैं उनको मिल सके जो खाना वगैरह है पीडीएस सिस्टम के थ्रू। और जो मतलब जो थोड़ा बहुत भी वो अपने से वो कर सकते हैं, उनको वो चीज़ प्रोवाइड ना किया जाए। बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ का फैसिलिटी दिया जाए लोगों को फ्री में। जो सरकार के द्वारा एजुकेशन फैसिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड इन द कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो हमारे देश को एक, या हमारे देश के औरतों को या फिर मेल पॉपुलेशन को एक समझ हो सके कि हेल्थ का, न्यूट्रिशनल की कितनी वैल्यू है हमारे जीवन में या कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। क्या है कि सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन अ बॉडी मास इंडेक्स। कि बॉडी मास इंडेक्स अगर मेंटेन करना है, कि बीएमआई मेंटेन करना है, तो 3 मेजर्स क्या क्या होने चाहिए। तो पहला क्या है, द हेल्थ बॉडी मास इंडेक्स कैन बी मेंटेन बाय टेकिंग अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल फूड। अगर आप हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड लेंगे, ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स अच्छा रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है वो दोनों ठीक रह सकता है। अ पर्सन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर 60 to 90 मिनट्स इन ऑल डेज ऑफ अ वीक। कि ऑल डेज ऑफ अ वीक में 60 to 90 मिनट कम से कम उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये भी बोला गया है कि अगर जो इंसान, अगर मान लो कि 15 मिनट भी एक्सरसाइज हर दिन करता है ना, उसका डिजीज़ का लेवल कम हो जाता है 50% अदर इंसान के अकॉर्डिंगली। वन शुड स्टे वेल हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी रेगुलर पीना चाहिए, तब आपका बॉडी मास इंडेक्स कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, टू इशू अ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल एंड एग्जामिन द स्टेटमेंट वाई द सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव फॉर द डेवलपमेंट। की सस्टेनेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तीनों एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स इन फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ टुडे। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सबका नीड्स जो है वो फुलफिल हो सके, चाहे वो पुअर है चाहे वो रिच है। ठीक है, विदाउट कंपेयरिंग द नीड्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब बिना कोई
कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए सारे लोगों का जो नीड्स है वो पूरा हो सके। ये सस्टेनेबिलिटी इज़ द कैपेबिलिटी टू यूज़ अ रिसोर्स जुडिशियली, ताकि रिसोर्सेज वगैरह को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन हो और उसको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रॉपर तरीके से चेक एंड बैलेंस करते जाए। इट एम्स टू स्टॉप, और ये स्टॉप करता है कि ओवर जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये ओवर यूज ऑफ हम लोग पानी का जो बर्बाद करते हैं या कोई भी रिसोर्सेज का बर्बाद करते हैं वो ना हो। इफ द डेवलपमेंट इज़ नॉट सस्टेनेबल इट विल गिव राइज टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता चला जाएगा। लालच की वजह से हम लोग बहुत बारी ये काम करते हैं। पीपल मस्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से बचा जाए, पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए, कम से कम धुआं को इमिट किया जाए, एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ को भी मेंटेन किया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फॉर क्या डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब आता है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट अ नेशनल और स्टेट बाउंड्री सपोर्ट। कि भाई जो अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है या कोई भी चीज़ बीमारियां आ रही हैं तो वो नेशनल और स्टेट बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो सही बात है भाई। क्यों? एज ए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज ए मेजर कंज्यूमर ऑफ ऑयल, वी नीड टू डेवलप मोर एडवांस टेक्नोलॉजी सो दैट मोस्ट ऑफ व्हीकल हैव टर्न इनटू अ सोलर पावर ड्रिवन व्हीकल्स। हम लोग क्या है कि ज़्यादातर जो आज व्हीकल है वो क्या है, डीजल से या पेट्रोल से चल रहा है, तो हम लोग उसको या तो गैस में कन्वर्ट कर सकें या फिर उसको सोलर एनर्जी के थ्रू कन्वर्ट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर आप ये करेंगे तो क्या हो सकता है, डिग्रेडेशन कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी डेवलप्ड इन द ऑल टाउन्स एंड सिटीज़, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। थोड़ी सी अगर सब्जी लाना रहता है या कुछ भी लाना रहता है या कहीं मार्केट जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग जाएँ ज़्यादा। कहीं लंबा जाना है, कुछ ऐसा जाना है, हॉलीडे पर जाना है, तो वो चीज़ अलग है कि प्राइवेट व्हीकल कम से कम यूज़ हो और जो पब्लिक व्हीकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ताकि और कार पूलिंग शुड भी इंकरेज, और कार पूलिंग को इंकरेज करना चाहिए। शेयरिंग कार्स, ऑटोज़ वगैरह, टैक्सीज वगैरह। द यूज़ ऑफ बाईसाइकिल फॉर द शॉर्टर डिस्टेंस शुड बी इंकरेज, और साइकिल का यूज़ शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इंकरेज करना चाहिए ताकि उससे रिड्यूस हो सके पोल्यूशन भी या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी, है कि नहीं। पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेड जो हो रहा है उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों का हेल्थ भी बढ़ाया जा सकता है थ्रू साइकिलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप सो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हुआ होगा। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं भाई फटाफट। हाउ इज अ क्रिटेरियन यूज फॉर द यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किस कौन कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल होता है कि जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो यूएनडीपी है, बाय द यूएनडीपी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, जो मेजर करता है क्या, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टू क्रिएट अ ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिससे ग्रोथ को क्रिएट किया जा सकता है, प्रोग्रेस को किया जा सकता है, पॉजिटिव चेंजेस को, एडिशनल ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक कंपोनेंट को, और रिजल्ट कर सकता है पीपल के वेलबींग के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कंसिडर्स ओनली अ पर कैपिटा इनकम एज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड बैंक है वो यूएनडीपी के हिसाब से जो जो किया जाता है वो डेवलपमेंट का जो एनालिसिस किया जाता है वो पर कैपिटा इनकम से, कि हर एक लोग कितना पैसा कमा रहा है। तो फॉर कंट्रीज विथ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 पर एनम, ठीक है, 12,056 एवब है 2016 के, मतलब 2016 में उससे एवब 2016 का अगर पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा है तो वो क्या रिच कंट्रीज़ में आते हैं, और जिसका 955 और उससे लेस है उसको लो इनकम कंट्रीज़ में। यहाँ पर क्या 12056 अगर जिसका पर कैपिटा इनकम मतलब वहाँ का एवरेज जो इनकम है वो इतना डॉलर है, तब वो क्या रिच कंट्री है। लेकिन अगर उसका जो इनकम है वो 955 या उससे कम है तो वो क्या है कि लो इनकम कंट्रीज़ में आता है, कि उसका इनकम वहाँ का पर कैपिटा इनकम लो है। हाउएवर द इनकम इज इटसेल्फ नॉट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अवेलेबल फॉर द यूज़। हालांकि ये एडिक्वेट नहीं है, लेकिन यूएनडीपी टेक सेवरल अदर फैक्टर्स, यूएनडीपी सेवरल अदर फैक्टर भी लेती है, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, इन तीनों चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम लेकर चलता है। तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, लॉन्ग आंसर का व्हाट इज डेवलपमेंट पहले ही बता रखे हैं कि एंड वाई डू अ पीपल्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ये मैं शॉर्ट आंसर टाइप में बता रखा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है।
ठीक है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? सेकंड चैप्टर हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, क्योंकि देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ से रॉ मटेरियल को निकाला जाता है अंडरग्राउंड लेवल से। सेकेंडरी क्या होता है? जहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है कि नहीं? फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, और जहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार करके बेचा जाता है, सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, उसको सेल किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? टर्सरी सेक्टर में। तो आई होप सो ये तीनों जो सेक्टर ऑफ मॉडल इकोनॉमी है वो चीज़ आपका क्लियर होगा। यहाँ बोला अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आप इसे लगाइए। क्या है? ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप, sales of a shops and the showrooms, spinning of yarn, weaving of the fabric। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा? सबसे पहले तीसरा होगा स्पिनिंग ऑफ यार्न, फिर चौथा होगा वीविंग ऑफ द फैब्रिक, उसके बाद पहला होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोथ टू द वर्कशॉप, उसके बाद क्या होगा? शोरूम वाला, उसको लास्टली शोरूम में जाएगा ताकि वो सेल किया जा सके। तो ये सही सीक्वेंस है। सीक्वेंस वाइज वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको देख के जरूर आप लोग जाइएगा। अब आता है यहाँ पर क्या दूसरा क्वेश्चन कि एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। कि जो एक्टिविटीज़, वैसा एक्टिविटी जो हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, वो कौन से सेक्टर में, प्राइमरी और सेकेंडरी को कौन हेल्प करता है कि उसको आगे बढ़ाने में? तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी को कौन हेल्प करता है? टर्सरी सेक्टर हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों? क्योंकि एक बार फिनिश प्रोडक्ट आपने बना दिया तो ट्रांसपोर्ट वगैरह करने का काम कौन करता है? टर्सरी सेक्टर करता है, और जो हेल्प करता है डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट इनिशियल स्टेज द डेवलपमेंट विच वन सेक्टर्स। की इनिशियल स्टेज पर सबसे पहले कौन सा सेक्टर आता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को जनरेट करता है, और कहीं ना कहीं क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी इनिशिएट करने में मदद करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि एक्टिविटीज़ इन विच अ नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स। कि वैसा एक्टिविटीज़ बताइए जिसमें नेचुरल जो प्रोडक्ट होता है या फिर जो रॉ मटेरियल होता है वो चेंज होता है अदर प्रोडक्ट में, या फिर बोला जाए फिनिश प्रोडक्ट में। वो कहाँ होता है? वो फिनिश होता है बी में, जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर है कि नहीं? जैसे मेकिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन। शुगर कैन जो हमारा होगा वो हमारा किस सेक्टर में आएगा? वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन शुगर कैन से जो शुगर बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर के रूप में आ जाएगा। मेकिंग सीमेंट फ्रॉम अ लाइम स्टोन, तो यहाँ पर भी लाइम स्टोन तो निकल रहा है लेकिन सीमेंट फैक्ट्री में बन रहा है। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट रिसीव बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कि प्राइमरी सेक्टर भाई, कि जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके जो निकाला जाता है ज़मीनों के अंदर से, माइनिंग के थ्रू, हंटिंग के थ्रू, फार्मिंग के थ्रू, फिशिंग के थ्रू, क्योंकि ये सब सारा क्या ज़मीन के अंदर से काम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? अब लिस्ट ए, और बोला गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। कि कुरियर क्या है? टर्सरी सेक्टर है। कुरियर क्या है? टर्सरी सेक्टर है कि नहीं है ये चीज़। फिशरमैन जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, या कारपेंटर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, बैंकर जो है वो टर्सरी सेक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कारपेंटर है वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आता है, वो फॉल्स ऑन अ सेकेंडरी सेक्टर में आता है, क्योंकि कारपेंटर लकड़ी इसमें मिलता है तब वो क्या बनाता है? दरवाज़ा वगैरह बनाएगा या कुछ भी बनाना होगा, टेबल वगैरह। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। लास्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। की इसमें से कौन सा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है? भेल, टिस्को, ऑयल, सेल। तो आप लोगों का काम क्या रहेगा कि इन चारों का क्या कि फुल फॉर्म आप एक बार देख के जरूर जाना। ठीक है, फुल फॉर्म एक बार देख के जरूर जाना, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो ऑयल है वो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। ऑयल टिस्को, सॉरी यहाँ टिस्को जो होगा, टिस्को जो है वो, क्योंकि ये टाटा से रिलेटेड है, मैं इतना बता सकता हूँ, तो ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। अब सेशन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया ये भी देख लेते हैं। सेशन बेस्ड रीजनिंग में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज अ व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बाई कर रहा है व्हीट और जो राइस है फ्रॉम फार्मर्स, और जो फेयर प्राइस के थ्रू। द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीजन जो दिया गया है इज़ नॉट करेक्ट एज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो असर्शन है उसके हिसाब से रीजन नहीं दिया गया। ये भी सही है कि भाई व्हीट और राइस बहुत एमएसपी के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उसके हिसाब से खरीदता है, और पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेटली ओन्ड, तो ये बिल्कुल सही है। रिलायंस क्या है, प्राइवेटली ओन्ड फर्म है। गवर्नमेंट हैव ए मेजर स्टेक इन रिलायंस, तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है कि ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन ए मतलब असर्शन ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में क्या है कि वाई इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ पर एक दो चीज़ आता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो वाई इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रीफर्ड बाय द एम्प्लॉयज़, एक्सप्लेन कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो वो प्रीफर क्यों किया जाता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू, अनऑर्गेनाइज क्यों नहीं। क्योंकि अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में क्या अंतर है, ऑर्गेनाइज जो बैंक वगैरह में काम करते हैं, फॉर्मल तरीके से काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज जो जैसे ठेला वाला हो गया, कुछ रेडी वाला हो गया, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सब क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज से। तो क्यों काम करना चाहते हैं, प्रीफर्ड क्यों करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि एडवांटेज है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का। क्यों, क्योंकि पीपल एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आज जॉब है कल जॉब नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर कोई आप मेजर कोई आप डिस्टर्ब किए उस इंडस्ट्री को, तब वो आपको हटा सकती है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी रहती है कि आपको इतने साल तक आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा कि वर्क फॉर द फिक्स्ड आवर, फिक्स्ड आवर रहता है कि भाई आपको 8 घंटे काम करने हैं, एक महीने काम करेंगे तो आपको 40,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, जिसके हिसाब से जो भी सैलरी दिया गया है। इफ़ दे वर्क मोर दे गेट अ ओवर टाइम अलाउंस, अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ओवर टाइम भी मिलेगा उनको पैसा, पेड लीव मिलता है, कभी कभी पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। तो ये सब सारी फैसिलिटी कहाँ मिलती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, जो कि अनऑर्गेनाइज में नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या, कि वाई इज टर्सरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, कि टर्सरी सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है हमारे देश में टर्सरी सेक्टर। क्योंकि टर्सरी सेक्टर धीरे धीरे जो 1947 में जितना कंट्रीब्यूशन था टर्सरी सेक्टर का, उससे बहुत ज़्यादा अभी मतलब 2020 में या 22 में या 23 में मान लो कि वहाँ बढ़ता चला जा रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। कि डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज प्रमोट्स द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कि ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से, ट्रेड बढ़ने की वजह से, स्टोरेज प्रमोट होने की वजह से, एग्रीकल्चर प्रमोट होने की वजह से इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। राइज इन नेशनल इनकम जो इनकम ऑफ नेशनल लेवल है उसका राइज हुआ है किस पर, टर्सरी सेक्टर पर, हम लोग निर्भर होने के बाद। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है, लोगों को आज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा है कि नहीं। टू इट प्रोवाइड अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी सर्विस सेक्टर ज़्यादा दे रहा है कि नहीं, इन कंपेयर टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से ज़्यादा कहाँ पर लोग एम्प्लॉयड हैं आज के ज़माने में, टर्सरी सेक्टर में, जैसे कि बैंकिंग हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब सारी चीज़ों में। ठीक है, फिर से वही चीज़ बोला गया यहाँ पर कि टर्सरी सेक्टर हेल्प करता है डेवलपमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। हम लोगों ने 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि इसको इवैल्यूएट कीजिए। देखो स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करने आएगा ही आएगा, तो आप लोग सही तरीके से समझ के थोड़ा सा याद भी करते जाइए भाई, 2 दिन बचा हुआ। टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में उसका एक्टिविटीज़ बहुत साथ देता है। तो टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, कि टर्सरी सेक्टर कोई गुड्स नहीं बनाता है, लेकिन वो हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, ताकि उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत अच्छे तेज़ी से आ पाए। अब देखो जैसे फैक्ट्री है यहाँ पर मान लो, और यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट होकर आया कोई चीज़, तो जितना जल्दी ट्रांसपोर्ट करके वो फैक्ट्री तक पहुँचाएगा रॉ मटेरियल, उतना ही जल्दी तो फिर वो फिर से ट्रांसपोर्ट करके वो मतलब पीपल्स के पास, मतलब लोगों के पास पहुंचाएगा वो, है कि नहीं। तो पीपल्स के पास कब पहुंचाएगा वो, जब वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट एक लिंक है, ट्रांसपोर्ट क्या है, एक कहीं ना कहीं कि एक दोनों के बीच में इमीडिएटर के रूप में, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, स्टोरेज हो गया, वो क्या करता है, इंडस्ट्री लाइक एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। टर्सरी सेक्टर कंप्राइजेज डिफरेंट एसेंशियल
सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, हॉस्पिटल में सर्विस हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, दे रिक्वायर्ड फॉर अ बेसिक सर्विसेज। और ये सब सारे बेसिक फैसिलिटी, और जैसे बैंक है, बैंक फैक्ट्री को लोन देता है कि नहीं, तो बैंक अगर फैक्ट्री को लोन देगा तब प्रोडक्शन वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो वो सब सारी चीज़ें टर्सरी सेक्टर के अंदर आती हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प भी करता है। ओवर द पास्ट डिकेड न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और आज के ज़माने में जो नया नया सर्विसेज है वो अलग अलग तरीके से आ रहा है, इन्फॉर्मेशन लोगों को ज़्यादा मिल पा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो आसानी से हेल्प कर पा रहा है टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द इनिशियल स्टेज। बिल्कुल सही बात कि इनिशियल स्टेज में जो प्राइमरी सेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्यों भाई, कैसे भाई, वो देख लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने सबसे शुरुआत में जब उनका कंट्री डेवलप करना शुरू किया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में से एक कौन सा सेक्टर था उसका, वो प्राइमरी सेक्टर था। क्यों? क्योंकि वो फार्मिंग को एक अलग तरीके से सब लोगों को जोड़ता है, और खाने पीने खाना जो भी हम लोग अभी खाते हैं वो कहाँ सब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से आता है, और लोगों को एम्प्लॉयड भी किया जाता है इस सेक्टर में ताकि वो अपने रेवेन्यू को जनरेट किया करें। Gradually, when the methods of manufacturing were introduced, factories came up and the production started expanding। पहले वो ज़माना नहीं था कि भाई फैक्ट्रीज वगैरह में लोग बनाते थे, खुद ही अपने घरों में बना बना के वो बेचते थे या कुछ ऐसा करते थे। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आया, तो टेक्नोलॉजी आने के बाद थोड़ा सा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बढ़ा, और उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन एज इट्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज। और उसके बाद जब सेकेंडरी सेक्टर आया तो टेक्नोलॉजी के हेल्प के थ्रू लोगों को जॉब्स वगैरह मिलना शुरू हुआ, और एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि जब प्राइमरी सेक्टर में अगर कोई सामान रॉ मटेरियल निकलेगा ही नहीं तो जॉब्स वगैरह कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि फैक्ट्री में कुछ बनेगा ही नहीं। ओवर द पास्ट सेंचुरी देर इज़ अ फर्दर शिफ्ट इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर एंड डेवलप। उसके बाद बहुत अभी फास्ट फ्यू अगर डेकेड में देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर पहले ही अकेला इकलौता था जो प्राइमरी सेक्टर पर लोग डिपेंडेंट रहते थे। अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी आ गया है, जिसकी वजह से जो लोड है प्राइमरी सेक्टर पर वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब आता है फिर से सपोर्ट स्टेटमेंट सब कीजिए विथ एग्जाम्पल्स के थ्रू। बोला जा रहा था पेस ऑफ द चेंज ऑफ कम्युनिकेशन सेक्टर हैज़ बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम, कि आज के ज़माने में जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है मॉडर्न टाइम्स में। तो कम्युनिकेशन क्या करता है? इट एक्ट्स कन्वेइंग अ इंटेंडेड मीनिंग फ्रॉम वन एंटिटी और अ ग्रुप्स टू द अनदर टू यूज़ अ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन और सीमेटिक रूल्स। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन क्या हेल्प करता है कि किसी दूसरे से आप इन्फॉर्मेशन लो अपने पास और दूसरे तक पहुंचाओ, ताकि वो क्या है कि एक कम्युनिकेशन, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो एक तरीके से एक कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप कुछ सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और आगे आप लोग जीवन में भी इम्प्लीमेंट करोगे, है कि नहीं? तो फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन बींग्स फेल टू नीड ऑफ कम्युनिकेट विद अस। शुरुआत से जब अर्लीस्ट टाइम से भी ये लग रहा है कि ह्यूमन बींग्स क्या है कि कम्युनिकेट करता है या करते आया है। तो पेस ऑफ अ चेंज इन कम्युनिकेशन हैज़ बीन अ रैपिड इन द, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया है कम्युनिकेशन में, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम लोग और तेज़ी से कम्युनिकेशन लेवल, और बहुत तेज़ी से आज कुछ घटना घटती है तुम्हें हमें तुरंत पता चल जाता है। पहले वो नहीं होता था। पहले मतलब मान लो कि 50 साल 60 साल पहले अगर देखा जाए तो एक पत्र लिखा जाता था, चिट्ठी लिखा जाता था, है कि नहीं, लेटर लिखा जाता था। लेटर लिख के फिर हम लोग उसको पोस्ट ऑफिस में डालते थे, 5-6 दिन के बाद कहीं पहुंचता था। तो वो सब सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कम हो गई हैं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से। इंडियन पोस्टल सर्विस इज़ द लार्जेस्ट काइंड ऑफ वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस सर्विस है वो सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, एंड प्रोवाइडेड अ डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक फैसिलिटी है जो शुरुआत से चलता है, पोस्ट ऑफिस फैसिलिटी, जो कि आज भी बहुत टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्न हो चुका है। सिमिलरली द टेलीकॉम इंडस्ट्री, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द एशिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडिया जो लार्जेस्ट है, अबाउट 37,565 टेलीफोन एक्सचेंज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। इतना एक्सचेंज होता है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमास, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड इंटरनेट सर्व एज अ डुअल पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आया है या फिर इंटरनेट की वजह से आया है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। उसकी वजह से कम्युनिकेशन और आसान कर दिया गया है लोगों के थ्रू। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी क्वेश्चन नंबर 5 में।
अब क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो आप लोग ब्रेक भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाइए। ये अच्छा है ना। चलो इसी से पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कंटिन्यू क्यों कर रहा है एक मेजर रोल में अगर किया जाए, और रैम्पेंट इन द इकोनॉमिक जो रूरल एरियाज़ में होता है, रूरल एरियाज में क्यों बढ़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश में पीपल्स कैन एम्प्लॉयड इन अ प्रोजेक्ट लाइक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनल्स एंड द रोड्स इन द विलेज, की कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स विलेज वगैरह किया जा रहा है हमारे देश में। तो वो सब सारी चीज़ें क्या हो जा रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर देखा जाए कि किस तरीके से वो रोल प्ले किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेशन इन रूरल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक बार फिर से हम लोग इसको जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ कंटिन्यू एज ए रैम्पेड इन द, कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि जितना एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, और 3 वेज थ्रू विच द पीपल कैन जनरेटेड, कि रूरल पीपल जनरेट कर सकते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट। तो वो क्या क्या रीज़न है, पीपल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन अ प्रोजेक्ट्स लाइक अ, पीपल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं क्या, कि डैम्स में, कैनाल्स में, रोड्स वगैरह विलेज वगैरह में बन रहा है तो वहाँ अगर लोग काम करेंगे तो ज़्यादा है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट टू एम्प्लॉय बाई प्रोवाइडिंग अ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी, कि जहाँ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी में ज़्यादा लोगों को वहाँ काम दिया जाए। उसके बाद क्या है, पीपल्स कैन बी एम्प्लॉयड इन अ सर्विस लाइक अ बैंकिंग और ट्रेड में, peoples can identify and promote industries and services in a semi rural areas to enhance the employment, and the governments can operate a open centers giving a training दिया सकता है, स्किल इंडिया के थ्रू आज भी दिया जा रहा है। और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भाई लोग जितना काम करना चाहते हैं उतना उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ पर वेजेस वगैरह भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें की जा सकती है ताकि रूरल पीपल भी जनरेट कर सकें एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मज़ा लेके पढ़ते रहिए साथ से साथ। उसके बाद क्या है यहाँ पर, 3 मेजर्स थ्रू विच द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी मिनिमाइज, कि 3 वेज बताए जिससे अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्यों, क्योंकि 5 लोगों का काम करना होता है वहाँ 7 लोग काम कर रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि ओवरडोज ऑफ फैमिली है तो क्या करे भाई, है कि नहीं। तो भाई इंट्रोड्यूसिंग अ मेगा प्रोजेक्ट आप ला सकते हैं, नया डैम बना सकते हैं, कैनाल बना सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह में। टर्सरी फैसिलिटी इन द एरिया की, रूरल एरियाज़ में क्या करें आप, टर्सरी फैसिलिटी लाएं, या एग्रीकल्चर जहाँ एक्टिविटी जो उस पर थोड़ा सा बोझ कम हुआ जा सके, है कि नहीं, ताकि वो लोग वहाँ पर भी शिफ्ट हो पाएँ। टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट अ लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें और सेमी रूरल एरियाज़ में खास करके। इट ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप अ इंडस्ट्री इन द प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम लोग इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं जिसके थ्रू जो पोटैटोज़ है, स्वीट पोटैटोज़ है, टोमेटो है, बहुत सारे, ताकि वो सोल्ड किया जा सके आउटसाइड द मार्केट में वहाँ स्टोर करके, ठीक है। टू प्रमोटिंग टूरिज्म को प्रमोट करें, प्रमोटिंग अ रीजनल, जो गाँव में या छोटे छोटे कस्बों में क्या रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री बनाते हैं, हैंडमेड, तो उनको ज़्यादा जो हैंडमेड हैंडलूम्स होता है वो सब सारी चीज़ें क्या किया जा सके वहाँ लोगों तक पहुँचाया जाके, उसको प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट अ न्यू इंडस्ट्री लाइक आईटी, और आईटी वगैरह प्रमोट करना चाहिए। रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू लोगों तक या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपेंडेंसी कम करने के लिए ये सब सारी कामें की जाएँ। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि टर्सरी सेक्टर क्यों सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बेसिक सर्विस क्या है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये सब सारे हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के लिए टर्सरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। राइज इन इनकम लेवल को अगर बढ़ाना है तो टर्सरी सेक्टर को तवज्जो देकर चलना ही होगा।
राइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी के बढ़ने की वजह से सर्विस सेक्टर का भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और लास्टली 5 क्या, ग्लोबलाइजेशन, कि जब से एलपीजी रिफॉर्म हुआ है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, तब से कहीं ना कहीं आप जब आप कोई भी सामान को आप ग्लोबल ले जाओगे तो आपको हर एक चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और ख़ास करके टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस वहाँ बढ़ जाती है। अब वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। ठीक है, अब आता है कि वाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड अ बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, की एग्रीकल्चर को क्यों बैकबोन बोला गया है इंडियन इकोनॉमी का। इन इंडिया अबाउट 52% ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2010 से 11 की बात की जाए तो 52% जो पीपल है वो इंगेज थे एग्रीकल्चर में। अभी थोड़ा सा कम हुआ है कि 42 या 43% के आसपास है जो लोग एग्रीकल्चर 2022 के हिसाब से, है कि नहीं। लेकिन इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, ये एक ऐसा प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। अगर ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ही नहीं तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगा तो वहाँ लोगों को जॉब्स में नहीं मिलेगा, उसको जॉब नहीं मिलेगा तो टर्सरी सेक्टर में फिर किस तरीके से काम होगा। इट हेल्प्स इन अर्न अ फॉरेन एक्सचेंज बाय फॉर द कंट्री थ्रू एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी डॉलर वगैरह हम अपने कंट्री में लाके अपनी कंट्री और इकोनॉमी को और मजबूत कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट द 1/3 ऑफ द, अगर 3 रुपया हमारे इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है तो वो 1 रुपया कहाँ से आ रहा है, 1 रुपया कहाँ से आता है हमारा जीडीपी में, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, इसीलिए बैकबोन है। द सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड अ फूड फॉर टीमिंग पॉपुलेशन, और ये फूड प्रोवाइड करता है ताकि हमारा पॉपुलेशन सुरक्षित रहे और वो धीरे धीरे हमारा पॉपुलेशन और अच्छे तरीके से एक न्यूट्रिशियस रह सके, ठीक है, और उनको प्रोटीन वगैरह सही तरीके से मिलता रहे। तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ लेना कि हाईलाइट द 5 रीजन्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर, कि टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है। तो पांचों चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, और ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत आसान वो वर्ड में लिखा गया, मैंने पढ़ा भी रखा है भी, तो ये थोड़ा सा लंबे में है तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि तीनों सेक्टर आपस में कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर्स। तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेक्टर व्हेन अ प्रोड्यूस गुड्स बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू नेचुरल रिसोर्स के थ्रू, मतलब नेचुरल रिसोर्स मतलब हमारे लैंड है, लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ से अगर कुछ खोद के हम सामान निकाल रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। जैसे और सारी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है, डेयरी इंडस्ट्री है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी नेचुरल प्रोडक्ट आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल भेजता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। बाय यूजिंग अ कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव द क्लोथ, उससे क्लोथ बनता है कॉटन। तो कॉटन कहाँ जनरेट हो रहा है, कॉटन जनरेट हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, और ये टर्सरी सेक्टर क्या करता है ताकि वो डेवलप हो सके, कौन डेवलप हो सके, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो सके, इसीलिए टर्सरी, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब सारी चीज़ें बता रखा है मैंने, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि पब्लिक सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया में, जस्टिफाई तो क्या कर रहा है भाई, पब्लिक सेक्टर कौन, कि जो सरकार की कंपनी होती है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट चलाती है। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, रोड्स वगैरह बना के, ब्रिज वगैरह बना के, ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें करके। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट अ फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब रुपया पैसा वो जनरेट करता है कि किस तरीके से और ज़्यादा लोग कमा सकें। इंश्योर द इक्वालिटी ऑफ इनकम को मेंटेन करता है, वेल्थ करता है, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और रीजनल डेवलपमेंट का बैलेंस हो सके, ठीक है। इट एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जितने भी एमएसएमई हैं, स्मॉल मीडियम स्मॉल मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं उनको मदद करता है। इट इंश्योर द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड रेट्स, और ये गुड्स को जो भी होता है वो सस्ते में प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड कंट्रीब्यूट द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को, ताकि दैट इज़ हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पब्लिक सेक्टर जैसे सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी कॉलेजेस हो गया, ये सब से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी चैप्टर नंबर 3। चलो 1 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट आप लोग मोबाइल को साइड में रखिए और थोड़ा सा 1 मिनट घूम लीजिए, फिर से स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग 1 मिनट में, ठीक है।
अब क्या है थर्ड चैप्टर मनी और क्रेडिट। तो मनी और क्रेडिट को अब पढ़ते हैं हम लोग। मनी और क्रेडिट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनी किस तरीके से इकोनॉमी में प्रोवाइड किया जाता है, या क्रेडिट फैसिलिटी किस तरीके से दिया जाता है, लोगों को लोन्स वगैरह कैसे दिया जाता है और क्या क्या किया जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहले क्या था, पैसा तो नहीं था, पहले हम लोग क्या था कि बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था। अगर आपके पास मिल्क है और मेरे पास राइस है तो मिल्क और राइस को एक्सचेंज कर लिए, गुड्स के बदले गुड्स आपस में एक्सचेंज कर लिए, तो उसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन आज क्या है, हमारे पास पैसा है, मतलब क्या, रुपया है। अब रुपया हम लोग कहीं भी कोई भी सामान खरीदना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि रुपया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या करेंसी का इस्तेमाल करते हैं या मनी का इस्तेमाल करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है कुछ आप जमा रख रहे हो किसी चीज़ को लेने के लिए। तो क्या होगा, एसेट एज अ गारंटी फॉर द लोन्स। कि अगर आप लोन लेने जाते हैं ना तो आपसे को मांगता है कि आप कुछ गिरवी रखिए, उस गिरवी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलेट्रल। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा। एनालाइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिलो एंड कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर करेक्ट। कि कौन सा है कि रीता हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 7 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ कार। 7 लाख वो पैसा ली जिससे वो कार ले सके। द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ 14.45% एंड द लोन टू बी रिपेड इन 3 साल में वो लोन रिपे करेगी इंस्टॉलमेंट के थ्रू। द बैंक रिटेन द पेपर ऑफ अ न्यू कार एज अ कोलेट्रल। और जो उसका पेपर है, कार का जो पेपर है वो बैंक के पास है। विच विल बी रिटर्न टू अ रीता। रीटा को रिटर्न कर दिया जाएगा जब वो अपना इंटायर लोन के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, के टर्म्स ऑफ क्रेडिट। की जो क्रेडिट दिया गया है, जो लोन दिया गया है, वो किस टर्म एंड कंडीशन पर दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी फिर इससे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, कंसिडरिंग द वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई, जो है ना केस बेस्ड स्टडीज है, केस बेस्ड स्टडीज इसी से निकल के आएगा, एमसीक्यू से आएगा, क्वेश्चन से आएगा, वो ज़्यादा रिलेट ही नहीं करता है उससे, है कि नहीं। केस बेस्ड स्टडी में याद रखना कि जैसे मनी एंड क्रेडिट से पूछ लिया तो मनी एंड क्रेडिट से पूछ लिया, तो केस बेस्ड स्टडीज उससे क्वेश्चन जो आप पढ़े होंगे ना उसी से आंसर लिख देना, उसको पढ़ने मत लगना, वहाँ से आंसर बहुत कम ही मिलेगा आप लोगों को, अगर जहाँ तक ट्रेंड को जानता हूँ। तो मोहन इज एग्रीकल्चरल लेबर से एंड देर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर व्हेन ही हैज़ अ नो वर्क एंड नीड टू क्रेडिट टू मीट डेली एक्सपेंस। कभी उस साल में कभी उसके पास काम नहीं रहता है तो डेली एक्सपेंस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयर्स, और वो जो काम देता है उसको उस पर ज़्यादा डिपेंड है। द लैंड ओनर्स फॉर अ क्रेडिट हु चार्ज अ इंटरेस्ट, उसको 5% पर मंथ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। मोहन रिपेज द मनी बाय वर्किंग फिजिकली ऑफ द लैंड ओनर्स इन द फार्म्स ओवर अ फ्यू ईयर्स। ओवर द ईयर हिज डेप्ट विल, उसका डेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज होगा, बिकॉज द इंक्रीजिंग ऑफ इंटरेस्ट लोन एंड नॉन पेमेंट ऑफ द मंथ अमाउंट। कि हो सकता है कि भाई इंटरेस्ट रेट तो आप देते जा रहे हो, ठीक है, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ऊपर से आपका अमाउंट भी बढ़ता चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, लोन्स वगैरह बढ़ता जाएगा। तो वो फॉर्मल्स कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स, इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट। एक होता है फॉर्मल लेंडर्स कि जो बैंक वगैरह लोन देता है वो क्या हो गया, फॉर्मल तरीके से पूरा नियम कानून के हिसाब से देगा। एक होता है इनफॉर्मल, जो अपने आप चाचा ताऊ से या कोई ज़मींदार से आपने पैसा ले लिया। तो इनफॉर्मल लेंडर्स क्या होता है, वो हायर इंटरेस्ट रेट लेता है, इंटरेस्ट रेट जो रहता है उसका हाई रहता है। तो आई होप सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, और ये आज भी हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से लागू है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं फटाफट। कि बोला गया कि हाउ डू द डिमांड डिपॉजिट्स हैव एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी। कि डिमांड डिपॉजिट के पास एसेंशियल फीचर्स क्यों हैं। ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जो भी आप डिमांड के तौर पर आप जमा करते हैं और कभी भी आप उसको निकाल सकते हैं। पीपल होल्ड मनी एज अ डिपॉजिट विद द बैंक। पीपल्स क्या होते हैं कि अपने डिपॉजिट अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ, उसको आप पैसा से आप उसको बाद में निकाल सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। पीपल्स डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ अकाउंट इन देयर नेम। कि जो लोग होता है वो अपना जो डिपॉजिट रखते हैं, पीपल अपना डिपॉजिट रखते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट खोल के प्रॉपर तरीके से उसमें पैसा को रखते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट खोल के आराम से उसमें पैसा रखते हैं। बैंक कीप्स द डिपॉजिट एंड सो पे अ इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट। और जो वो डिपॉजिट पे करता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, कौन, बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है कि आपने जमा रखा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि वो फिर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है कि नहीं। डिमांड डिपॉजिट फैसिलिटी एट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और एनी बैंक डिपॉजिटर्स कैन हैव अ चेक फैसिलिटी और पे पेमेंट। और चेक फैसिलिटी भी मिलता है जिसका डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जिसका डिपॉजिट है, जिसने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी है, ताकि वो मनी को बचा के और अच्छे तरीके से रखा जा सके फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है।
वाई डू वी नीड टू एक्सपैंड अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कि हम लोग को फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कि जो बैंक लोन देता है या प्रॉपर जो गवर्नमेंट लोन दे रही है या कोई जो मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज दे रही हैं उनसे लोन देने का प्रक्रिया क्यों बढ़ाना होगा, क्योंकि टू सेव अ पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोगों की बर्बादी हो रही है कि नहीं, लोग कर्ज में डूब रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को बचने के लिए फॉर्मल चार्जेस आर अ लो इंटरेस्ट रेट ऑन अ लोन, की जो फॉर्मल तरीके से जो बैंक से लोन लिया जाता है उसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है और इनफॉर्मल से ज़्यादा रहता है, टू सेव फ्रॉम द डेट स्टेप, ताकि वो कर्ज में फंसे ना, टू प्रोवाइड अ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो होगा वो चीप और अफोर्डेबल बना सके और गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक किया सके लोगों को। आरबीआई टू सुपरवाइज द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, और आरबीआई क्या सुपरवाइज करे ताकि वो स्मॉल कल्टिवेटर्स स्मॉल बोरोवर्स को सिर्फ पैसा उन लोगों को भी दे, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेसमैन को ना दे, ताकि उसके प्रॉफिट के लिए, कभी कभी नुकसान भी होता है बैंकों को बड़े बड़े में देते हैं। तो ये सब सारी वजह की वजह से क्या होगा कि एक्सपैंड जो फॉर्मल सेक्टर को करना चाहिए। अब आते हैं वाई डू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड, कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों लेंड करना चाहिए मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, वो आपस में लोन दे रहे हैं एक दूसरे को या बाहरी से लोन दे रहे हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्यों, क्योंकि दिस विल डू अ हायर इनकम, दिस विल लीड्स टू अ हायर इनकम, ये इनकम को जनरेट करने में मदद करेगा कंट्री के इनकम में। पीपल्स कुड बोरो चीपली इन द वैरायटी ऑफ नीड्स, कभी भी जरूरत पड़े तो वो चीपली बहुत आसानी तरीके से वो क्या कर सकें, वो उसे उठा सकें। दे कुड ग्रो अ क्रॉप्स एंड सेट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं अगर उनको फॉर्मल तरीके से लोन मिलेगा। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इन अ क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, और अगर चीप नहीं रहेगा, सस्ता और जो अफोर्डेबल अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि नहीं। टू सेव एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंसी कम हो, इसकी वजह ये भी एक वजह है जो कि बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा पैसा या लोन देना चाहिए। डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट ऑफ बोरोवर्स, बैड इफेक्ट क्या है भाई, हाई इंटरेस्ट रेट लेता है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज यूज टू रिपे लोन्स, अगर हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहेगा तो वो ज़्यादा जो अपना पैसा कमाया हुआ रहेगा वो सारा उसका पैसा लोन को रिपे करने में जाएगा। इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट अमाउंट टू बी रिपोर्ट ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोड, कभी कभी क्या होता है कि आपका इनकम भी उतना नहीं रहता, उससे ज़्यादा आपको कभी कभी हाई इंटरेस्ट रेट के थ्रू आपको ये जब आप चुकाने जाते हैं तो उससे ज़्यादा आपको चुकाना पड़ता है और उसकी वजह से क्या होता है कि आप कर्ज में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको वहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मल सेक्टर को इंक्रीज़ करना चाहिए। वाई इज़ इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बैंक्स को क्यों बढ़ाना चाहिए रूरल एरियाज़ में, तो कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स, क्योंकि इनफॉर्मल जो लोन्स होता है वो हायर होता है और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, वही सब सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से बैंक अगर रहेगा वहाँ पर तो लोग बैंक से लोन लेंगे, अब बैंक से अगर लोन लेंगे तो फिर वो बैंक को रिपे भी करेंगे और फिर अच्छे तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी भी चलेगी और हमारे लोगों को भी उतना टेंशन नहीं होगा। मोस्ट लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो बोरोवर को डेट ट्रैप में फंसा सकता है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इंक्रीज देयर लेंडिंग इन द रूरल एरियाज में लेंडिंग बढ़ानी चाहिए, सो द डिपेंडेंसी ऑन पुअर, जो गरीब लोग इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर हैं उस पर कम हो सके और वो जो फॉर्मल सेक्टर पर है वो ज़्यादा हो सके डिपेंड। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट लाइक अ बैंक आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, की बैंकों को अपना जो ब्रांचेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहिए ताकि रूरल एरियाज़ में जो पीपल्स हैं वो कनेक्ट हो पाएँ बैंक्स के थ्रू और वो बैंकिंग के थ्रू सारा पैसा ट्रांजिट हो ताकि हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंक्रीज़ करना चाहिए नंबर ऑफ़ बैंक्स, तो आई होप सो ये भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं क्या, वाई द सर्विस कंडीशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स बेटर देन द इनफॉर्मल, वही सब सारी चीज़ें कि जो सर्विस कंडीशन है फॉर्मल सेक्टर का वो बेटर है इनफॉर्मल सेक्टर से। देखो कभी फॉर्मल सेक्टर में अगर मान लो कि आप पैसा आप कोई भी दिया जा रहा है, आपको पैसा दिया जा रहा है तो कोलेटरल आप कुछ गिरवी रख रहे हैं, आपको पैसा मिल जा रहा है, तो आपको एक टेंशन रहेगा कि भाई गिरवी को छुड़वाना है तो मुझे पैसा देना है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, आपका हथियार बोल रहे हैं, आपका लैंड वगैरह वो कब्जा कर लेगा, बहुत बारी ये होता है मारपीट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे बचने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें आरबीआई को देख रेख करने वाला है, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई देख रेख करने वाला है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कब आपको नचाएगा, किस तरीके से क्या करेगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर इसीलिए
सर्विस कंडीशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। अब आते हैं हम लोग क्या, वाई इज़ मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड क्यों हो रहा है? क्योंकि मॉडर्न करेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड है, आरबीआई से रेगुलेट करता है, ठीक है। इन इंडिया आरबीआई इशू ऑल करेंसीज नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के बदले जो आरबीआई होती है वो सारा नोट्स वगैरह इशू करती है, करेंसी वगैरह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका फुल नेम है। नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू, और कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं है कोई भी करेंसी को इशू करने पर। लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपीज़ एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, और जो रुपीज़ है एज ए मीडियम उसको बनाया गया है कि कोई भी अगर कुछ खरीदना चाह रहा है, परचेस करना चाह रहा है तो, या कुछ भी लेना चाह रहा है तो अगर वो रुपया दे रहा है तो उसे वो एक्सेप्ट करे, बिना उसे अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो लीगली लॉ को उल्लंघन कर रहा है, तो उस पर केस मुकदमा भी हो सकता है। कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है कोई भी ट्रांजेक्शन को मतलब ख़त्म करने के लिए। नो इंडिविजुअल्स इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ऑफ अ पेमेंट मेड इन द रुपीज़। कोई भी इंडिविजुअल्स, कोई भी इकलौता इंसान जो है वो कभी भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है किस चीज़ को, कि रुपीज़ में अगर वो पेमेंट कर रहा है और वो रुपीज़ में एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो फिर क्या है, गलत है, और वो इस पर केस मुकदमा भी हो सकता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो वाई शुड क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट इज़ अवेलेबल, कि क्रेडिट जो है वो रीजनेबल रेट पर अवेलेबल फॉर ऑल क्यों करना चाहिए? क्योंकि डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट रिड्यूस होगा, कि टू प्रोवाइड अ लोन्स फैसिलिटी इन रूरल हाउसहोल्ड को फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए लोन्स वगैरह का। टू सेव अ रूरल पॉपुलेशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ताकि रूरल जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लॉयट ना हो सके, रूरल एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयट ना हो सके, ये सब सारी चीज़ें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट द फॉर्मल सेक्टर मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम अ चीपर रेट, कि ताकि गरीब लोग भी मदद अच्छे से ले सकें। बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोन वगैरह देना चाहिए रूरल एरियाज़ में, ताकि वो जनरेशन हो सके। तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप है थोड़ा सा। मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू नीड टू लिव वेल, कि मनी सारा चीज़ नहीं खरीद सकता है, तो मनी कैन नॉट बाई ऑल द थिंग्स, ये तो सही बात है। बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो थिंक्स ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपके पास सब चीज़ आ गया, मेंटल हेल्थ भी आ गया, फिजिकल हेल्थ भी आ गया। अगर आपके पास पैसा है तो ये सब सारी चीज़ें जो फ्रीडम वगैरह है वो सब सारा एक अलग बात है। तो ऐसा बात नहीं है कि अगर पैसा आ गया तो सब चीज़ आ गया। सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू द अदर, की सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है लेकिन आपको सिक्योरिटी दे ही नहीं रहा है, आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो वो चीज़ आपको पैसे से ज़्यादा, पैसा आपको ज़्यादा वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा उस जॉब में, तो उस जॉब का क्या फ़ायदा जिसमें आपको रिस्पेक्ट ही ना मिल रहा हो। क्या इन रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वन में डिज़ायर ऑफ फ्रेंडशिप के हिसाब से काम करना चाहिए। एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी सही तरीके से मिलना चाहिए। तो वो सब सारी चीज़ें जो आपका पैसा नहीं खरीद सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब द वाइटल या पॉजिटिव रोल ऑफ द क्रेडिट विथ एग्जाम्पल, कि क्रेडिट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्रेडिट मतलब किसी को पैसा देना, जो एग्रीमेंट विच अ लेंडर सप्लाई, लेंडर क्या करता है, जो देता है कर्ज, वो लेंडर सप्लाइज टू द बोरोवर विथ अ मनी के थ्रू वो जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है, और गुड्स एंड सर्विस एंड इन रिटर्न द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ताकि फ्यूचर में वो पेमेंट कर सके। तो ये क्या है, हेल्प्स इन पीपल टू वर्क द डेली लाइफ, ताकि वो बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकें और इनकम को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। टू सम पीपल्स हेल्प लोन्स हेल्प्स इन लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस एंड गेट रिलीफ फ्रॉम मंथली रेंटल से बच सकें, ताकि हाउस लोन्स वगैरह मिलता है बहुत बार, और ताकि वो लोन वगैरह बना सकें। टू अदर्स इट हेल्प्स अ लॉट इन रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कैसे इंक्रीज करें वो बात भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सलीम, अगर आप पढ़े होंगे तो सलीम क्रेडिट हेल्प्स इन टू एबल टू इंक्रीज द अर्निंग, है कि नहीं, कि सलीम उधारी में पैसा लेता था, फिर वो जूता बना के फिर बेचता था, तो फिर उसको पैसा मिलता था। तो कहीं ना कहीं सलीम लोन एक छोटा मोटा लोन लिया था बैंक्स के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से इंक्रीज़ कर रहा होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उस कहानी को पढ़ा भी होगा। अब क्या आता है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट रीड्स द गिवन स्टेटमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है?
मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है रिसेंटली, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं जाके स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। स्काइनॉमिक्स यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप लोग अभी देख रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ से क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर्स एंड डिजीजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ये क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं क्या है कि हाउ कैन द गवर्नमेंट प्ले अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक रोल प्ले कर सकती है ताकि ग्लोबलाइजेशन को और फेयरली तरीके से चलाया जा सके। तो गवर्नमेंट कैन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द ग्लोबलाइजेशन सक्सेस। क्यों, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कि गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर सच अ पॉलिसीज बनाना चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इंटरेस्ट नॉट ओनली टू द रिच, ताकि वो रिच उसका फ़ायदा ना उठा सकें, जो पावरफुल है वो फ़ायदा ना उठा सकें, बट अ कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री भी आसानी तरीके से कोई भी बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं वो आराम से काम कर सकें। लेबर लॉ को मजबूत करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड इंश्योर द लेबर लॉ, लेबर कानून बनाना चाहिए ताकि प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो और वर्कर्स को उसके राइट्स आसानी से मिले, कभी भी जॉब वो हटा ना सके, मतलब कभी भी ना इसको मन किया कि भाई आज इसको जॉब से हटाते हैं तो वो जॉब से हटा दिया, तो ऐसा ना कर सके। कोई लीगल प्रोफार्मा होना चाहिए। रिजर्व आइटम्स, गवर्नमेंट कैन रिजर्व सम आइटम्स एक्सक्लूसिवली फॉर अ स्मॉल एंड लोकल प्रोड्यूसर, कुछ कुछ वो बता सकते हैं कि भाई स्मॉल स्केल और लोकल प्रोड्यूसर ही ये सब सारी चीज़ें बना सकती हैं, ये सब चीज़ में रिजर्व कर किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट बैरियर, इट इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन एम्प्लॉय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर लाइक अ सिस्टम, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लगाए ताकि जो हमारा डोमेस्टिक जो मार्केट है वो बच सके और हमारा ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस भी जिंदा रहे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकें ताकि हम लोग अपने छोटे छोटे उद्योगपति को हम लोग सपोर्ट करके चलें। तो मतलब गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकती है। अब क्या होता है कि हाउ हैज़ अ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड, कि ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट किया है लाइफ ऑफ द ह्यूमन, इंडियंस के लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है। इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है हमारे देश में और एक मेजर रोल प्ले किया है हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सेकंड क्या, एमर्जेंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एज अ मल्टीनेशनल, कि हमारे बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गए, जो एमएनसीज बन गए जिनकी ब्रांचेस अदर कंट्रीज़ में भी थे और अदर कंट्रीज़ के थ्रू वो पैसे को जनरेट भी कर रहे हैं। ठीक है, रन बैक्सी हैज़ बीन एबल टू गेट अ बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज कॉम्पिटिशन क्रिएटेड बाय रिजल्ट इन अ ग्लोबलाइजेशन। टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, रन बैक्सी हो गया, तो ये सब इंडियन कंपनीज हैं जो कि हमारे देश से निकल के बाहर के देशों में सेटअप किए हैं और वो एमएनसीज का फॉर्मेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब कि अलग अलग देशों में इसका ब्रांच होना। क्रिएशन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी का भी क्रिएशन हुआ है, नया क्रिएशन ऑफ नया जॉब का भी क्रिएट हुआ है। क्यों, क्योंकि जब अब ग्लोबलाइजेशन होता है, अनदर कंपनी हमारे देश में आती है, हमारे देश की कंपनी बाहर जाती है तो जॉब की क्रिएशन भी बढ़ती है और खास करके टर्सरी सेक्टर में। होस्ट ऑफ सर्विस सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, इंजीनियरिंग नाउ बिकम लेसर कॉस्ट इन इंडिया। और आजकल जो डिग्री है और डिग्री जो भी आपको लेना है उसका कॉस्ट आजकल कम हुआ, मतलब एजुकेशन जो कॉस्ट है वो कम हो चुका है लेकिन अभी भी उतना कम नहीं हुआ है। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने अफेक्ट करा है हमारे लाइफ में, जो इंडियंस के लाइफ में। अब क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन प्रमोटिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो भाई इट हेल्प्स इन फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स को फास्टर करने के लिए। आज आप स्विगी और जोमेटो से कुछ भी आप ला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है ना, कि टेक्नोलॉजी से आप घर बैठे बैठे जोमेटो या स्विगी या फिर बोला जाए कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप सामान मंगा रहे हैं और आपका तुरंत आ जा रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट अ लोअर कॉस्ट की वजह से, किसकी वजह से हुआ, रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट के थ्रू। टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट चेंजिंग रैपिडली हो रहा है। हम लोग अभी 3G यूज़ कर रहे थे, 4G यूज़ कर रहे थे, अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, अभी 5G भी आ गया है, अभी कुछ दिन के बाद 6G भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी वजह से भी इंक्रीज हुआ है। दिस इज़ द फैसिलिटेट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, और जो सैटेलाइट डिवाइस सिस्टम है वो सब सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेड हमारे देश में है। अब क्या है, वाई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप देयर ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन द सर्टेन एरिया ओनली,
कि क्यों जो एमएनसीज होता है वो अपना फैक्ट्री सर्टेन एरिया में ही करता है, क्यों? क्योंकि एमएनसी सेटअप इन देयर कंपनीज इन द एरिया वेयर देयर इज चीप लेबर। वहीं वो लोग सेटअप करते हैं फैक्ट्री जहाँ पर लेबर चीप हो, ताकि वो सामान को सस्ता बेच सकें और ज़्यादा बेच सकें। अ लार्ज इंडस्ट्री और अ कंपनी मीन्स अ मोर प्रोडक्टिविटी सो दैट नीड अ लेबर एंड इट जस्ट एंड द बेनिफिट ऑफ चीप लेबर। और चीप लेबर पर क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री होता है भाई, मशीनें वगैरह रहती है, तो लेबर अगर चीप रहेगा तो उसका सामान उतना महंगा नहीं होगा। While they select the area, the high level of resources should they cut off the rate of transportation। और इस वजह से भी वो एरिया ऐसा चूज़ करते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो, ट्रांसपोर्ट सारा गुड्स एंड सर्विस का जो भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो आसानी तरीके से हो सके। बाय चूजिंग एन एरिया द फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वैसा एरिया जहाँ पर फुल रिसोर्स रहता है। इसीलिए जो भारत सरकार है या कोई भी सरकार, मतलब भारत सरकार जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है, ताकि जो एमएनसीज कोई भी सेटअप करना चाहता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई भी करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटी प्रॉपर रोड्स हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इलेक्ट्रिसिटी 24 एन आवर है, तो वो सब सारी चीज़ों की वजह से भी एमएनसीज कोई सिलेक्टेड एरिया में सेटअप करना चाहती हैं, ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा कंज्यूमर तक वो सारी बेनिफिट सस्ते दामों में पहुँचा सकें। अब क्या होता है कि हाउ हैव आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म रिसेंटली। हमारा जो मार्केट है वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, एग्जांपल के थ्रू बताइए। वी हैव अ वाइड चॉइस ऑफ द गुड्स एंड, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो इकोनॉमी ग्लोबलाइज हुआ है, ठीक है, तब से हमारे पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस का ऑप्शन हो गया है। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, आज के है कि नहीं, डिजिटल कैमरा तुरंत लॉन्च हो रहा है, तुम्हें पता चल जा रहा है। मोबाइल फोन, टेलीविजन, मीडिया, लीडिंग मैन्युफैक्चरर टू वर्ल्ड टू रीच आराम से, क्योंकि एवरी सीजन अ न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल्स। मतलब क्या कि एक देखोगे कि भाई हर 2-3 महीने में कोई नया नया मॉडल आ रहा है जो रैपिडली चेंज होते होते, ऐसा नहीं है कि कोई पुराना ही जो हमारा टेप रिकॉर्डर था, टेप से वैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं आज भी, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता चला जा रहा है। इंडियन आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। और इंडियन जो है वो कार को भी बाई कर रहे हैं, जो कि टॉप, जैसे BMW हो गया, वो सब सारी चीज़ें भी हमारे देश में खरीदा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मार्केट चेंज हुआ है। सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स देखो, नए नए ब्रांड्स हमेशा आ रहे हैं कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है बिजनेस जो कर रहे हैं, है कि नहीं, तो बिजनेसेस वगैरह भी बढ़ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, टी शर्ट्स टू टेलीविजन्स एंड प्रोसेस फ्रूट्स जूसेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से रिसेंटली हमारा मार्केट जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है कि 5 इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की 5 इफेक्ट बताइए ग्लोबलाइजेशन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसको रट लेना है। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय द एमएनसीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू। इट क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज, और ये क्या जो लोकल कंपनीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि कोई भी एमएनसीज आता है तो लोकल एरिया में खोलने के लिए उसको उतना आइडिया रहता नहीं है रिसर्च वगैरह के थ्रू, लेकिन वो लोकल कंपनीज के साथ अगर जुड़ जाए तो उसका नेटवर्क इस्तेमाल करके और ये अपना पैसा इस्तेमाल करके वो बिज़नेस को बड़ा कर सकता है और वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। सम लार्ज लोकल कंपनीज लाइक इंडिया इमर्ज एज जैसे इन्फोसिस वगैरह है, वो सब क्या है कि हमारे देश की कंपनी है, रेनबैक्सी है, वो सब सारी हमारे टाटा है, तो वो सब सारा कंपनी है जो कि हमारे देश में इंटरनेशनल कंपनीज बनी है और एमएनसीज कंपनी बनी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज़ बिन रेज, कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रेज हुआ है, आज ज़्यादा मोबिलिटी है हर एक चीज़ों का। सेवरल कंपनीज हैव हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन, बहुत सारी कंपनी ऐसी हुई हैं कि जो जिस कंपटीशन की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा है अपना बोरिया बिस्तर और निकलना पड़ा है, ठीक है। सेवरल वर्कर्स रेंडर्ड अ जॉबलेस ड्यू टू द शट डाउन ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारे शट डाउन ऑफ इंडस्ट्री, नए नए टेक्नोलॉजी आने की वजह से, जो फैक्ट्रीज वगैरह बंद होने की वजह से कि लोगों का जॉब भी गया है, जॉबलेस भी हुए हैं बहुत बार। तो ये सब सारा इफेक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, एक्सप्लेन एनी 5 फैसिलिटी अवेलेबल फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो डेवलप किया जाता है ताकि एमएनसीज वगैरह आ सकें वहाँ पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो उसके लिए अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, कि वहाँ से जो भी इंपोर्ट होगा वो ड्यूटी फ्री होगा, कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह फीस वगैरह बहुत कम रहता है, ना के बराबर। 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस, और जो भी इनकम टैक्स होगा आपका, जो भी इनकम करेंगे उसमें एग्जेम्प्ट मिलेगा ऑन द एक्सपोर्ट इनकम ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स। और फर्स्ट 5 ईयर में जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसमें आपको टैक्स नहीं देना होगा। 50% फॉर द 5 ईयर्स, देयर आफ्टर दे 50% ऑफ द एक्सपोर्ट
प्रॉफिट री इन्वेस्टेड, और वो आपको री इन्वेस्ट करना होगा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें। बहुत सारे प्रोविजन है जिसको फ्री में दिया जाता है। एग्जाम्पशंस ऑफ गुड्स एंड जीएसटी वगैरह नहीं देना पड़ता है। लेविड इम्पोज एग्जाम किया जाता है, बहुत सारे गुड्स में ऐसा नहीं होता, टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम लगाया जाता है। सप्लाइज टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड अंडर द IGST एक्ट। IGST एक्ट के अंदर जो भी सारे एक्सपोर्ट होते हैं वो क्या है, नॉट टैक्स, उसको टैक्स नहीं लगता है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग आसानी से मिल जाता है। एक्सटर्नल मतलब वर्ल्ड बैंक के थ्रू। $US 500 मिलियन ईयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन की आप $500 मिलियन आराम से आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन के थ्रू उठा सकते हैं, ताकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बढ़ाया जा सके और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके। परमिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली, अब मैन्युफैक्चरिंग का आपको आसानी से मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आसानी तरीके से मिलेगा। बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी इन्वेस्ट करता है उसको मिलता है, जो भी कंपनी आके इन्वेस्ट करता है। तो आई होप सो ये सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब क्या है, व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि आप कैसे लिबरल छोड़ते हैं। आप लोग कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप लिबरल छोड़ रहे हैं। कोई बच्चा है अगर उसको आप कंट्रोल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या क्या इंडियंस की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है। तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग द बैरियर एंड रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट्स, कि जो भी रिमूविंग जो बैरियर सेट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो एक्सपोर्ट में हो चाहे वो इम्पोर्ट में हो, उसे अगर रिमूव कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया कंट्री। कंपटीशन वुड बी इम्प्रूव्ड, इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिमूव्ड इन लार्ज स्केल, और जो बैरियर्स है जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हो गया या एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया या इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, जो भी सारे टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं उनको कम करने की बात की गई। ठीक है, फॉरेन और रेगुलेट करने की बात की। फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप द फैक्ट्रीज एंड ऑफिस टू बूस्ट अप द प्रोडक्शन, कि कोई भी फॉरेन कंपनीज आके हमारे देश में इंडियन देशों में, मतलब इंडियन देशों में नहीं, मतलब इंडिया के कोई भी पार्ट में आके वो फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकता है, और सरकार उसको, गवर्नमेंट उसको उसी तरीके से सपोर्ट भी करेगी। 1991 से पहले हमारा क्या था, हम लोग कोई बाहर की कंपनी को आने नहीं देते थे अपने कंट्री में। तो ये सब सारी चीज़ें, इट अलाउ डिसीजन मेकिंग फ्रीली, और जाके डिसीजन भी फ्रीली ले सके कंपनीज। कंपटीशन कुड भी इम्प्रूव, और कंपटीशन बढ़े उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगा और लोगों तक एक अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स पहुँच पाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन कि फेयर ग्लोबलाइजेशन कुड क्रिएट, अगर फेयर ग्लोबलाइजेशन है क्या क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड इंश्योर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड शेयर्स बेटर। सही बात है, अगर ग्लोबलाइजेशन फेयर तरीके से क्रिएट किया जाए तो वो क्या करेगा, सबके साथ मिल बांट के बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी के साथ एक हेल्दी कंपटीशन के साथ अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएगा सारा प्रोडक्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच, इसमें क्या सिर्फ रिच को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए बट कॉमन पीपल को, कंट्री को भी इंश्योर करना चाहिए। लेबर लॉस बनाना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट अ स्मॉल प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट कैन यूज़ अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर यूज़ किया जा सकता है ताकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से डोमेस्टिक मार्केट हैम्पर ना हो, है कि नहीं, डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छे तरीके से चलता रहे। नेगोशिएट विद द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि प्रोवाइड करता है दो कंट्री के बीच में उसका किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा डोमिनेट ना करने दें, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें। और एक है जो यहाँ केस बेस स्टडीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस बेस स्टडीज़ है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, आप लोग इसको पढ़िएगा। सोर्स से बोला गया, सोर्स बी, सोर्स सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा किस तरीके से आता है। यहाँ पर सोर्स ए कि सोर्स ए कहाँ से लिया गया, सोर्स बी क्या है कि फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट के बारे में बताया गया, स्ट्रगल ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से हुआ। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन ज़्यादा उससे निर्भर नहीं रहता है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो विजिबल कैसे है, जो विजिबल ऑन द कंज्यूमर। द ग्रेटर चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इज़ नाउ इंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लोअर प्राइसेस पर सेवरल प्रोडक्ट है। और वो आज डिजिटल कैमरा को देख लो, फ़ोन को देख लो, टेलीविज़न को देख लो कि फटाफट वो सब सारी चीज़ें चेंज होता जा रहा है। इसलिए ये सब सारे क्या विजिबल चीज़ें हैं जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचा है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ डज अ फॉरेन इंटीग्रेट द मार्केट, फॉरेन कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, बाई मतलब क्या है कि फॉरेन की MNCs को आ रहा है हमारे देश में और हमारे देश की लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है।
With opening the trade and goods travel from one market to another, this create opportunity to produce beyond the domestic market, ताकि डोमेस्टिक मार्केट से आगे भी जाके MNCs काम कर सकें और दूसरी मतलब मान लो कि वो प्रोड्यूस तो यहाँ कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट के थ्रू दूसरे कंट्री में भी वो पहुँचा पा रहा है सामान को। तो ऐसे सब गुड्स मार्केट जो हुआ है वो इंक्रीज हुआ है। हाउ डू पीपल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगलिंग द फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मैसिव कंपेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस द इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट WTO। WTO में कभी कभी क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसका दबदबा ज़्यादा ना रहे और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा जो डेवलपमेंट जिसका हो चुका है उस पर फोकस ना करके जो डेवलपिंग कर रहे हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे इंडिया, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। पीपल्स कैन आस्क का सोशल जस्टिस आस्क कर सकते हैं अगर कोई उनको दिक्कत हो रहा है, फेयर तरीके से गुड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड हो रहा है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग वहाँ से कर सकते थे। तो आई होप सो पूरा इकोनॉमिक्स आप लोगों को कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने सिविक्स पढ़ लिया, हम लोगों ने क्या हिस्ट्री पढ़ लिया, अब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिए। आज रात को जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा। उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन में तीनों वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने चाहिए और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, मस्ती से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।